हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से यूपीएससी 2026 संभव बैच के लिए अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसी को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक में भी हेल्प करता है, डाटा सफिशिएंसी में भी ये हेल्प करता है काफ़ी। तो इस टॉपिक को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। बेसिक में क्या होता है उसका ध्यान रखेंगे, साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग के साथ साथ जो हाई लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सारा करेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, अनुपात एवं समानुपात होता क्या है, क्या रिलेशन होता है, किन दो चीज़ों के बीच में अनुपात निकाला जा सकता है, उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बहुत ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 3 ईयर वाले के लिए। ठीक है, तो देखिए अब अनुपात एवं समानुपात में सबसे पहले इसका जो मीनिंग है उसकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। इसमें जो रेशियो होता है, रेशियो को हम लोग डिवीजन मानते हैं, भागफल। तो कैसे, तो रेशियो में जो दो पॉइंट होता है, दो बिंदु होता है ऊपर नीचे, उस चिन्ह को अनुपात बोला जाता है। तो अगर अनुपात वाले में एक लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे इसमें अनुपात में एक लाइन ड्रॉ कर दें, किस साइन का क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्या हो गया, भाग। और समानुपात में 4 बिंदु होता है, 1 2 3 4, तो ऊपर वाले दोनों को मिला दें, नीचे वाले दोनों को, एक ऐसा साइन हो गया बराबर का, इक्वल का। तो ऐसे ध्यान में रखने के लिए कि ए अनुपात बी का मतलब ए डिवाइड बाई बी, ए को बी से भाग दो, सी डिवाइड बाई डी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए गुने डी बराबर बी गुने सी। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, अगर हम इसको पहला नाम दे दें, दूसरा नाम दे दें, तीसरा दे दें और चौथा दे दें, तो पहला और दूसरा के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात तीसरे और चौथे के बीच में अगर होगा, तब ये दोनों अनुपात आपस में समानुपाती होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ का, ये देखो डी क्या है, फोर्थ, तो पहले और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। देखो बी और सी, बी और सी, तो दूसरा और तीसरा के गुणनफल के बराबर होता है, ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें देखो 3 टर्म का ध्यान रखते हैं। एक होता है चतुर्थ समानुपाती, एक होता है तृतीय समानुपाती, ठीक है, एक होता है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, तृतीय क्या होता है और मध्य क्या होता है, उसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मान लो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, है ना। और इसको हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बोलते हैं।
ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के जगह एक्स मान लो। तो ये अभी बताया था कि पहला और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा, तभी ये आपस में समानुपाती होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए, और x क्या है, तो चतुर्थ समानुपाती है, चतुर्थ समानुपाती है, फोर्थ प्रोपोर्शनल समानुपाती है। ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि 2 अनुपात 2, 3 और 4 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्या होगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमने बताया था अभी कि एक्स मान लो, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ए, बी सी बराबर 3 गुने 4 बटे 2, 2 दूनी तो 3 दूनी 6। चतुर्थ समानुपाती क्या होगा इसका, तो 6 होगा। चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है। तो अब ऐसे देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर यही 6 आएगा। मतलब इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, तो 2 का कितना गुना है, तो 3/2 गुना है। इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, इसका भी 3/2 गुना है ना। तो 4 को 3/2 गुना करोगे तो 6 ही होगा। तो जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध तीसरे और चौथे में रहेगा। अगर सेम रिलेशन है, जितना गुना इधर है उतना ही गुना इधर है, तभी वो आपस में समानुपाती कहा जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं चतुर्थ समानुपाती सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ए बी तथा सी का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो बी गुने सी, बी और सी को गुना करो और ए से भाग लगा दो, वही चौथा समानुपाती होगा। ठीक है। अब देखो तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ए अनुपात बी समानुपात, अब क्या होता है, यहाँ सी अनुपात डी करते थे, लेकिन अब यहाँ इसी बी को रिपीट कर दो, यहाँ है ना, बी अनुपात एक्स करना। उससे फायदा क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जो भी हो। लेकिन अभी फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ का गुणनफल सेकेंड और थर्ड के गुणनफल के बराबर होगा, तो बी गुने बी होगा, सेम है तो बी स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, है ना। ये होगा तृतीय समानुपाती, ये होगा तृतीय समानुपाती। जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि 2 अनुपात 2 तथा 3, 2 तथा 3 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, 2 तथा 3 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, समानुपाती क्या होगा। ठीक है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, है ना। तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो बी कितना है, 3 गुने 3/2, 9/2, यही इसका तृतीय समानुपाती होगा। ठीक है। यही इसका तृतीय समानुपाती होगा। साथ साथ मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। तो इसको देखिए ऐसे समझते हैं कि ए तथा बी का मध्य समानुपाती x है, समानुपाती x है, तो a तथा b का मध्य समानुपाती x है, तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b लिखा जाएगा। फिर से पहले और चौथे का
गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर, तो x गुने x बराबर a गुने b, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, और यही मध्य समानुपाती होगा मीन प्रोपोर्शनल। इसके लिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 तथा 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 4 तथा 9 का मध्य समानुपाती क्या होगा, ठीक है। बस इसका जो मध्य समानुपाती होगा, ए और बी अगर है तो इन दोनों को गुना करो और इसका वर्गमूल निकाल दो, तो 36 का वर्गमूल कितना 6, यही इसका मध्य समानुपाती होगा। जैसे 4:6 समानुपात 6:9, तो 4 का 6 के साथ कितना है 1.5 गुना है, तो इसका भी 1.5 गुना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात समानुपात में जो मेन दो अनुपातों के बीच का जो संबंध होता है उसी को समानुपाती बोलते हैं, और उसमें चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती, ये तीनों पूछे जाते हैं। इसको निकालना जरूरी है ना, समझना भी जरूरी है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद दो अनुपातों को जोड़ना, 3 अनुपातों को जोड़ना और 4 अनुपातों को जोड़ना के लिए एक एकदम साधारण सा नियम है, a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 3:4 है। तो ए बी सी के बीच में अनुपात क्या होगा, ए बी सी के बीच में क्या अनुपात होगा, बस इसमें ये ध्यान रखते हैं कि ए बी सी के बीच में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बस इसमें ए और बी और सी तो दोनों में कॉमन क्या है बी, ए को बी के साथ रिलेशन दिया, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ रिलेशन किसके थ्रू, बी के थ्रू होगा। और इसमें जो कॉमन है वो सेम है क्या, अभी यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, अगर सेम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2:3:4 लिख दो, सीधा वही आंसर होगा। ए के लिए 2, बी के लिए दोनों सेम है, सेम रख दो, और सी के लिए। लेकिन अगर ये सेम नहीं हुआ तो जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 1:3, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, जब भी बराबर ना हो, दो को कंबाइन करना हो, दो में करना हो तो इसको ना रिवर्स एन जैसा सॉल्व करते हैं, रिवर्स एन, ऐसे रिवर्स एन, एन मतलब एन का उल्टा, एन का मिरर इमेज कर दो उल्टा, ऐसे रिवर्स एन जैसा, मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे, है ना। यहाँ भी हालांकि वही होता है, लेकिन 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 6, 9 और 12 होगा, तो तीनों में क्या 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो अनुपात हमेशा साधारण रूप होता है, वही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, फिर से वही 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, अब कुछ कॉमन है नहीं, ये इसका अनुपात हो जाएगा। लेकिन अब दो रेशियो को कंबाइन करना हो तब, अब ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि कभी भी ऐसा रहे तो कंबाइन करने का एक तरीका, बेसिक तरीका अपनाना, ए बी सी को इसी को करना है दूसरे तरीके से। इसमें ना जितनी ए अनुपात बी है तो लिख दो ए अनुपात बी, ए और बी के सामने, बी अनुपात सी 1:3, तो अब यहाँ तो 1 रखेंगे नहीं क्योंकि पहले से 2 है यहाँ पर, तो अगली पंक्ति में चले जाओ, अगली पंक्ति में 1:3 ऐसे लिख दो। अब इसके बाद जिस पंक्ति में जितना जगह खाली है, ये खाली स्थान है देखो, और इससे पहले ये खाली स्थान, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा, 3 2, इस 2 के कारण ना यहाँ 2 रिपीट करेगा, यहाँ पर 1 है उससे पहले 1 रहेगा, और ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, और यही इसका कंबाइन करके ए बी तथा सी के बीच में अनुपात होगा, ए बी तथा सी के बीच में अनुपात होगा। इसी में 3 हो जाए तब ए अनुपात बी बराबर 2:1,
बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 1:3। अब ए बी सी डी के बीच में अनुपात बताना है, ए बी सी और डी के बीच में अनुपात बताना है, यानी इस 3 रेशियो को कंबाइन करके ए का बी के थ्रू सी पर, सी के थ्रू डी पे आना है, मतलब ए बी सी डी के बीच में अनुपात बताना है। तो ए अनुपात बी 2:1, बी अनुपात सी, अब इस पंक्ति में तो जाएगा नहीं, अगले पंक्ति में लिख लो, लेकिन बी और सी के सामने जो आ रहा है वही लिखो। फिर उसके बाद सी अनुपात डी 1:3। ठीक है। अब इसके बाद अब जितना जगह खाली है, हर पंक्ति में खाली, जितना खाली है, खाली को कौन भरेगा? इसके बगल में एक आएगा, फिर इस एक के कारण ही एक आएगा आगे। यहाँ देखो 2 है तो इस 2 के कारण यहाँ 2 होगा, 3 के कारण यहाँ 3 था, यहाँ पर 1 है तो पहले 1 रहा होगा, फिर 1, ऊपर नीचे गुना करो, 3 दूनी 6, 3 2 3 दूनी 6। अब कुछ सिंपलेस हो सकता है? नहीं होगा, क्यों? 2 से करोगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं, 3 से करोगे ये नहीं, सबको कटना चाहिए, तो यही अनुपात होगा। ठीक है। अब साथ साथ यदि ए का आधा बी का 1/3 आपस में बराबर हो तो ए और बी के बीच में अनुपात क्या बनेगा? 2:3 होगा, मतलब ए के नीचे और बी के नीचे जो है वही आ जाएगा। जैसे यदि ए का आधा बी का 1/3 और सी का 1/4 आपस में बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? जब भी ये बराबर होगा तो ए के नीचे जो है, बी के नीचे जो है वही होगा और सी के नीचे जो है वही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अनुपात निकालते समय। लेकिन इसमें जब भिन्न हो जाए, जैसे ए का 2/3, बी का 3/4, सी का 2/5 भाग आपस में समान हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा? एबीसी का अनुपात क्या होगा? तो एबीसी का अनुपात क्या होगा? तो इसमें ध्यान यही रखेंगे कि एबीसी का अनुपात क्या होगा। इसके लिए तो ए, बस ये ध्यान रखना कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार देखना ध्यान से। हम लोग जो पिछले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखना, ए का कुछ कॉफिशिएंट है नहीं, बी का कुछ कॉफिशिएंट है नहीं, सी का कुछ कॉफिशिएंट है नहीं। अगर ऊपर में कुछ कॉफिशिएंट ना हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो ए के नीचे जो है, बी के नीचे जो है वही रखेंगे, सी के नीचे वही रखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यूज करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/3/2, तब ना ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। b/4/3, तब तो ये 3 ऊपर चला गया था, तो 3/4 को 4/, मतलब b को या a को कुछ कॉफिशिएंट नहीं रखना है साथ में, मतलब 1 के अलावा और कुछ ना होना चाहिए। c बाई क्या लिख सकते हैं? 5/2। अब ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए के नीचे जो है उसको लिखो, लेकिन ये भिन्न में है, बी के नीचे जो है लिखो और सी के जो नीचे है उसको लिखो। इससे फायदा क्या होगा? 2 3 2, है ना। देखो ये भिन्न में हो गया, अंश बाय हर, अंश बाय हर, अंश बाय हर। इसको हम सिंपलेस्ट करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल नंबर जैसे पिछला किया था ना कि 2 3 4 हो जाए, 2 3 हो जाए, या 6 3 2 6 ऐसे हो जाए। तो इसके लिए इसका जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 होगा, 6 से गुना कर दो तीनों में, तो नीचे वाला हट जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो जो अनुपात बना क्या बनेगा? 9 8 और 15 का। मतलब अगर रेशियो ए बी सी डी किसी के बीच में भी इक्वल का रिलेशन हो, उस इक्वल रिलेशन में अगर भिन्न में दिया जा रहे, है ना, तो ए बी सी के बीच में रेशियो क्या होगा? जो भिन्न है, 2/3 ए का, 3/4 बी का, या 2/5 भाग सी का, उस भिन्न को ना उल्टा करके लिख दो उसके सामने, और फिर भिन्न को सिंपलेस कर लो हर को बराबर करने के बाद, हर को बराबर करने के बाद।
एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। 5600 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए बी का अनुपात 1:2, बी और सी का अनुपात 3:1, सी और डी का अनुपात 2:3, है ना। ए और बी का अनुपात 1:2, बी और सी का अनुपात 3:1। एक एक पंक्ति को छोड़कर लिखेंगे। सी और डी का अनुपात 2:3, 2:3, ठीक है, 2:3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी बताया था कैसे। ये जो खाली जगह है देखो, इसके कारण यहाँ 2, यही 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पे 3 था तो 3, इससे पहले 2 रहा होगा, इससे पहले 2, खाली स्थान को भरना। ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखो 2 से कट जाएगा, 3 बार 2 से, 6 बार 2 से, 2 बार 2 से 3 बार, ये अनुपात बन गया। यानी ए बी सी डी का अनुपात क्या आ गया, ए बी सी और डी का अनुपात क्या आ गया, तो 3:6:2:3, है ना। इन अनुपातों का योगफल किसके बराबर है, इन अनुपातों का योगफल 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14, जबकि टोटल था कितना, 5600 रुपये को बांटना है। तो 14 जो होगा वो 5600 के बराबर, एक किसके बराबर होगा, 14 चौके 56, तो 400 के बराबर। अब क्या पूछ रहा था, ए और बी का हिस्से का योग। अब देख लो ए और बी, यहाँ 3 है, 3 चौके 12, 6 है, 6 चौके 24, तो 2400 और 1200 3600। या तो आप क्या करो, ए और बी का योगफल पूछ रहा है, तो ए और बी के अनुपातों का योगफल कितना होगा, 9, 1 बराबर 400, तो 9 बराबर 9 गुने 400 कर दो, कितना होगा 3600, 9 गुने 400 कर दो तो 3600, ठीक है। तो ऐसे देखो रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, अब देखना 6400 को ए बी और सी में इस प्रकार, इस तरह से विभाजित करो कि ए के हिस्से का 2/3 भाग। देखो हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन में, ए के हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का 3/4 भाग, सी के हिस्से का 2/5 भाग बराबर हो आपस में। तो ए और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। तो फिर से वही देखो, ए का, बी का और सी का अनुपात क्या होगा, ए के हिस्से का 2/3, 2/3 को उल्टा कर दो, 3/2, बी के हिस्से का 3/4, उसको उल्टा कर दो, 4/3, और 2/5 तो 5/2 कर दो। और इसी अनुपात में होगा जब ये ए के हिस्से का 2/3, बी के 3/4 और इसका 2/5 भाग आपस में बराबर हो, तब ए बी सी के बीच में अनुपात क्या बनेगा। अभी हमने किया भी था, एलसीएम ले लो 6, ठीक है, ये 9, ये 8 और ये 15, है ना। ये एबीसी का अनुपात हो गया। अब बताओ एबीसी के अनुपातों का योगफल कितने के बराबर है, 15, 8, 15, 9, हाँ 9, 8, 17, 15, 32 हो गया। देखो 32, और 32 किसके बराबर होना चाहिए था, 6400 रुपये। टोटल तो 6400 है ना एबीसी का, एक किसके बराबर होगा, 6400/32, 200, तो एक बराबर 200। अब जो कुछ भी पूछ रहा है इसी के हिसाब से आंसर करो। ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है, इसका 9 है, इसका 8 है, अंतर तो 1 है, 1 बराबर 200, तो आंसर भी 200 हो जाएगा, यही आंसर होगा। हम अलग से भी निकालते, 9 दूनी 18, 100 करते, 8 दूनी 16, 100 करते,
1800 माइनस 1600 200 ही आता है ना। 1800 माइनस 1600 करते तो 200 ही आता। ठीक है, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 9900 रुपये को ए, बी और सी में इस तरह से विभाजित करें, 9900 रुपये को ए, बी तथा सी में इस तरह से विभाजित करें ताकि बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का 2/7 भाग हो, ए का हिस्सा सी का हिस्सा ए तथा बी के हिस्से का 3/8 भाग हो, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या होगा? बस इसमें जो इंफॉर्मेशन है देखो, सबसे पहले बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का 2/7 भाग है। इसका मतलब समझ रहे हो, 2/7 मतलब ये है 2 और ये 7 है ना, 2/7 भाग। उसी तरीके से सी का हिस्सा ए तथा बी के हिस्से का 3/8 है, तो सी अगर 3 है तो ए और बी मिलाकर 8 होगा। अब बताओ, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 9 होता है, यहाँ 11 होता है, जबकि ये दोनों है क्या? 2 + 7 क्या है? ए बी सी तीनों है। तो ए बी सी में बी एक हिस्से के बराबर है और ए और सी मिलाकर दूसरा हिस्सा है, तो दोनों मिला के ए बी सी तो तीनों है। यहाँ भी तो ये दोनों मिला के देखो, यहाँ भी अगर देखें तो ए बी सी के ही बराबर है ना। इसका मतलब ये जो 9 होगा, 9 किसके बराबर होगा? 9900 रुपये के बराबर होगा। एक किसके बराबर होगा? 9 का 11 गुना तो 1100, तो 2 गुना कर दो, 2 का 1100 गुना तो 2200, 7 का 1100 गुना 7700। ठीक है, फिर देखो 3 का, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना होगा पहले, फिर तो जो भी हो ए बी सी तीनों मिला के चाहे कहीं भी हो, इस प्रश्न में टोटल 9900 के बराबर होगा स्टूडेंट्स। तो 9900 के बराबर होगा तो एक किसके बराबर होगा? 900 के बराबर होगा। तो 3 किसके बराबर होगा? 3 गुने 900 तो 2700। ये 8 किसके बराबर होगा? 7200। इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कैसे निकलेगा बताओ? ए का हिस्सा कैसे निकलेगा? दो तरीके से। ए बी सी का हिस्सा पता चल जाए, इसमें बी प्लस सी का हिस्सा हटा दो। ए बी सी तीनों का हिस्सा पता है, 9900 रुपया है। बी का हिस्सा कितना आया है देखो, तो यहाँ देखो बी का हिस्सा 2200, 2200, और सी का हिस्सा कितना आया देखो, सी का हिस्सा 2700। 9900 माइनस 4900, 5000 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? ए का हिस्सा हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? पहले वाले अनुपात में ए और सी मिला के 7700 है, दूसरे वाले में सी कितना है? 2700। तो ए और सी के 7700 मानते हुए सी के 2700 हटा दो तो 5000 बचा। 7700 माइनस 2700 तो 5000 बचा, और वो 5000 किसका? ए का हिस्सा है। चाहे तुम ए और बी मिला के 7200 देखो, दूसरे वाले में जो 8 भाग है, तो 7200 में से बी का हिस्सा 2200 हटा दो तो 72 माइनस 22 50, मतलब 5000। वहां से भी बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 5000 आ जाएगा। मतलब कैसे भी करो ए का हिस्सा 5000 आना चाहिए, और आएगा भी, है ना। समझ में आ रहा होगा सबको? ये अनुपात समानुपात का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखो, अब इसी में क्वाइन से रिलेटेड सिक्को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिक्के से संबंधित प्रश्न है। अब सिक्कों वाले में क्या होता है, देखो बचपन से हम लोग क्वाइन सिक्के गिनते आ रहे हैं। हम लोग को बचपन में दादाजी नाना जी 1-1 रुपया देते थे, 30 दिन में 30 रुपया हो जाता था। तो उसी तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। तो अभी ऐसे समझना कि 5-5 रुपये का, 5 रुपये का अगर सिक्का है और 100 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 500 रुपया होगा। मतलब गुना कर दिया, सिक्का किस प्रकार का सिक्का है और कितना सिक्का है।
तो कुल मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, गुना कर दिया। लेकिन अगर आपके पास 200 रुपया है, कितना रुपया आपके पास, तो 200 रुपया आपने जमा कर रखा है और सब 5-5 रुपए का सिक्का है, तो कितने सिक्के होंगे, एकदम दिमाग में आएगा कि 40 सिक्के होंगे, तभी तो 40 गुने 5 हो जाएगा 200 रुपया। यानी अगर सिक्के निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है, तो मूल्यों की मूल्य जितना हो जाए, जितना रुपया हो जाए, जैसे 200 रुपया है और किस प्रकार का सिक्का है उससे भाग लगा दो, तो 200/5 करोगे तो 40 सिक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर मूल्य ही निकालना है और सिक्के दिया है और सिक्कों की संख्या दिया हुआ, सिक्के के प्रकार दिया है और सिक्कों की संख्या दिया है, मान लो 5 रुपए का 40 सिक्का है, तो 200 रुपया होगा, कैसे, गुना करके। बस इस चीज को ध्यान रखते हैं और कुछ नहीं। पूरे में क्वेश्चन में क्या है कि एक थैला है, एक थैले में 410 रुपया है और किस तरीके का है, तो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के रूप में, है ना। और सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्के की संख्या का अनुपात, ठीक है। सिक्के की संख्या का अनुपात क्या है, 4, 6 और 9। सिक्के की संख्या का अनुपात क्या है, 4:6:9। तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अब ऐसे समझ लेना कि तुम्हारे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, 1 रुपए के 9 सिक्के हैं। तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं। तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 20 रुपया, 12 रुपया और 9 रुपये, ये 41 रुपया होगा। लेकिन ये 41 रुपया किसके बराबर होना चाहिए, थैला कितने रुपए का है, 410 रुपये का है। देखो एक थैले में 410 रुपये है, एक किसके बराबर होगा, 41 का 10 गुना तो 10। अब एक 10 के बराबर आ गया, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के, तो 6 किसके बराबर होगा, 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 2 गुने 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 4। अगर 5 रुपए वाला है, 2 रुपए वाला 6 है और ये 9 है, तो 6 है। 1 बराबर 10 है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो कितने सिक्के होंगे 2 रुपए के, 60 सिक्के होंगे। अगर 5 रुपए का पूछा होता तो 40 सिक्का होता है, 1 रुपए का पूछा होता तो 90 सिक्का होता। ठीक है। इसी में देख लो, इसी में जस्ट अगर तुम उल्टे तरीके से देखो, इसको ऐसे समझो, देखो एक थैले में 58 सिक्के हैं। अब देख लो सिक्का ही दे दिया है और कैसा है, 5 रुपए का है, 2 रुपए का है और 1 रुपए का है। ठीक है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया, ध्यान रखना, मूल्यों का अनुपात मतलब कितना कितना रुपया है ना, उसी का अनुपात दे रखा है। और क्या दे रखा है, 2:3:1। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने, 58। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात तो निकालना होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना होगा। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अभी बताया था कि अगर आपके पास 200 रुपया और सब 5-5 रुपए वाला सिक्का है, तो 40 सिक्के होंगे, कैसे, 200/5 करके। इसलिए 5 रुपए के कितना, 2 रुपए का कितना और 1 रुपए का कितना मूल्य है, तो मूल्य 2 है, तो 2 बटे जिस प्रकार का सिक्का है उससे डिवाइड करो, ये 3/2 और 1/1, इसको सिंपलेस कर लो, 5 दूनी 10, 10 से गुना कर दो तीनों में, तो सिक्कों की संख्या के बीच का अनुपात आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 जा 10, तो 4 हो गया, 15 हो गया और 10 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया और 10 हो गया। ठीक है। अब बताओ सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया, सिक्कों की संख्या के अनुपात का योगफल कितना होगा, 29, 15 4 19 10 29। ये किसके बराबर है, 58 सिक्के दिया हुआ प्रश्न में, तो एक किसके बराबर, 2। किसका पूछ रहा है, 5 रुपए के, तो 5 रुपए के 4 का डबल कर दो, 8। अगर 2 रुपए का पूछा होता
तो 30 सिक्के होते, 1 रुपए का पूछा होता है तो 20 सिक्के, सबको 2 से गुना कर दो, 2 से। ऐसे भी देख लो, 8 + 30 + 20, 30 20 50 और 8 58 सिक्के हो गए टोटल। इसका आंसर क्या होगा? तो 8 सिक्के। ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो 8 सिक्के। ठीक है, ठीक है, एकदम देखो, बेसिक से समझना है, बेसिक का ध्यान रखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, ये 2022 का यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। 2022 का यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है, देखना। प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से पढ़ना है। 1840 रुपये का एक बिल 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। अब पहला देख रहे हैं, देखो पहले में 50 रुपए वाले 25 नोट है, तो 50 रुपए वाले 25 नोट है, तो 1250 रुपया होगा, है ना। और शेष भुगतान 20 रुपए वाले और 10 रुपए में। अब बताओ, 25 नोट हो गया, टोटल 50 नोट काम में आना है, तो 25 नोट बच गया। और 25 नोट 20 रुपया और 10 रुपये मिलाकर है, तो हम मान लेते हैं कि सब 25 का 25 नोट 20 रुपये वाला ही है, तो 500 रुपया हो गया। तो बताओ, ये 1750 रुपया नहीं हो गया? बताओ, जब पूरे को हमने 20 रुपये वाला ही मान लिया, फिर भी 1750 ही हुआ, तो 1840 का भुगतान हो पाएगा? नहीं। तो पहला बात गलत है, पहला जो है, फर्स्ट जो है वो गलत है। पूरा 1840 हो ही नहीं पाया, है ना। उसी तरीके से दूसरे को देखो, दूसरे में पहला जो हो गया वो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, देखो, 20 रुपये वाले 35 नोट काम में आए, तो 20 रुपये वाले 35 नोट काम में आए, तो 20 रुपये का 35 नोट होता तो 700 रुपया होता। अब कह रहा शेष भुगतान 50 रुपया वाले और 10 रुपये वाले। इसका मतलब है 35 नोट तो हो गया, 50 नोट मिलाकर होना चाहिए काम में, तो 35 में से बच गया 15। अब 15 सब 50 रुपया वाला ही हो, मान लो 15 नोट 50 वाला ही हो, जबकि 10 भी हो सकता था, अधिक से अधिक सब 50 का हो जाए, तो 750, 15×5 = 75। तो अब देखो 1450 हुआ, फिर से 1840 तो नहीं पूरा हो पाया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तीसरा देख लो आप, 10 रुपये वाले 20 नोट काम में आए, दूसरा भी गलत था। तो तीसरा देखो, 10 रुपये वाले 20 नोट, तो 10 × 20, तो 200 रुपया हुआ बस अभी तक। शेष भुगतान 50, तो 10 रुपये का 20 नोट, तो बचा 30 नोट, 50 नोट पूरा करने के लिए। तो 30 का 30 सारा नोट अगर 50 रुपये का भी हो जाए तो 1500 रुपया होगा, फिर भी 1700 रुपया ही हो रहा है टोटल, जबकि 1840 पूरा करना था। इसका मतलब ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। इसका मतलब ऊपर में कौन सा सही नहीं है? तो तीनों सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 और 3। ठीक है, बच्चे आपको ऐसे समझना है, ऐसे क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन में ये समझना है आपको, जो प्रश्न में कह रहा है उसके हिसाब से करना है बस। ठीक है, जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसके हिसाब से आंसर करना है।
देखो अब देखो, अब इसमें एक प्रश्न है जो बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखो, राम, श्याम और मोहन के आमदनी का अनुपात, राम है, श्याम है और मोहन है, ये आमदनी का अनुपात दे रखा है। आमदनी मतलब आय, इनकम का अनुपात कितना है? 3:7:4। और इनके व्यय, खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3:5। प्लस में एक कंडीशन है, यदि राम 2400 रुपया में 300 रुपया बचाता है, यानी राम की आमदनी कितनी है, राम की आय कितनी है, 2400 रुपया है, और राम की बचत क्या है, 300 रुपया बचाता है ना 2400 में, 300 रुपया। तो राम का व्यय कितना है, राम का खर्च कितना है? और 2100 रुपया में, सॉरी 2400 रुपया में 300 रुपया बचाता है, तो 2100 रुपया खर्च करता है, 2100 रुपया खर्च करता है। देखो, समझ गए? इसका मतलब क्या है? ऐसे प्रश्न में एक बात का ध्यान रखना है, इसका मतलब इसमें क्या दिख रहा है, हमें हमें ये पता करना है कि राम का इंफॉर्मेशन दे दिया है और उससे श्याम और मोहन का अलग अलग बचत निकालना है, अलग अलग बचत निकालना है। समझ गए? तो बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखना ध्यान से। एक जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कि राम का आय, राम का व्यय पता है, तो राम का आय पता है, तो राम श्याम मोहन का अनुपात 3:7:4 है। तो अगर ये 2400 राम की आय है, तो 3 की जगह 2400 होना चाहिए था। तो 3 का कितना गुना 2400 है? 800। इसी के हिसाब से बाकी का भी अनुपात अनुपात को मेंटेन करना है, तो 800 गुना कर दो, ये हो गया 3200 और ये हो गया 5600। उसी तरीके से इसका खर्च दिया हुआ 2100 रुपया, तो इस 4 की जगह 2100 होता, तो एक की जगह क्या होता? 4×5=20, है ना, और 25×4=100, तो 525 गुना। इसका भी 525 गुना करो, इसका भी 525 गुना करो, ये क्या हो जाएगा? 1575। और ये क्या हो जाएगा? 2625। इससे फायदा ये होगा बच्चों कि ये तो दिख ही रहा है, 2400 माइनस 2100, 300, 300 बचत है, उसी से हम लोगों ने किया काम। बाकी का बचत क्या होगा? श्याम का बचत 5600 माइनस 1575, तो 4025। ठीक है, इससे 3200 और इसको देख रहे हैं, इसका अंतर कितना होगा? तो 575। समझ गए? इसका मतलब श्याम की बचत 4025, मोहन की बचत 575। समझ गए? श्याम का बचत 4025 और मोहन का बचत 5,075, मतलब दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। राम का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे, राम का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे दोनों का हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है? अब देखो, एक प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो सब लोग ध्यान से, एकदम है पिछले जैसा, बस इसमें बस एक ही चीज में दिक्कत है, एक ही जगह पे अंतर है। देखो, अब क्या है, राम का, श्याम का और मोहन का फिर से आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, आमदनी का अनुपात, आमदनी का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:4। और
इनके व्यय का अनुपात, खर्च का अनुपात है ना, उनके खर्चों का अनुपात, खर्च मतलब व्यय भी होता है, व्यय मतलब खर्च भी होता है, 3:4:5। लेकिन अब ना इसमें ये नहीं दिया है कि राम कितना रुपए में कितना बचाता है, पिछले क्वेश्चन जैसा। इसमें बस ये कह रहा है कि राम अपनी आमदनी का जितना आमदनी होगा उसका 1/5 भाग बचाता है। तो राम श्याम मोहन के बचत का अनुपात ज्ञात करना है। मूल्य नहीं दिया है, अनुपात भाग में दिया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक तरीका अपनाते हैं। मान लेते हैं कि राम श्याम मोहन के अनुपात में x शामिल है, यानी राम की आमदनी 2x, श्याम 3x और ये 4x, और उनके व्यय के अनुपात में y शामिल है, 3y 4y और 5y। अब राम की बचत क्या होती है? राम की बचत, तो राम की आमदनी माइनस राम का व्यय। अब बताओ, अब क्या है, राम का आय कितना 2x माइनस 3y, राम का व्यय, इसका जो बचत है वो किसके बराबर है? तो राम की आमदनी का 1/5 भाग है ना। अब यहाँ से x और y के बीच में अनुपात निकाल लेना। ये 5 इधर ले आओ, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बराबर 2x। x को इधर ले आओ, ये 8x हो जाएगा, ये माइनस है तो 15y। x/y क्या हो गया? 15/8। यानी x और y के बीच में अनुपात आ गया, मतलब x बराबर और y बराबर, x 15 है तो y कितना है? 8। x अगर 15 है तो y 8 है। तो उससे फायदा क्या हुआ? अब इसको x को के जगह 15 रख दो, तो 15 दूनी 30 होगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60। y के जगह 8 रखो, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। अब इनके बीच में ये आय है और ये व्यय है, आय है, ये इसका व्यय है, ये आय है और ये व्यय है। आय व्यय का अंतर बचत होता है, तो 30 माइनस 24 कितना? 6। बचत हो जाएगा, बचत का अनुपात के लिए 45 माइनस 32 13, 60 माइनस 40 20। और ये आपस में सिंपलेस्ट है, ये आपस में अब फर्दर नहीं कटेगा। अनुपात क्या बनेगा? 6 13 और 20 का। अनुपात क्या बनेगा? 6 13 और 20 का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर। मिश्रण। बस छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। दो अलग अलग बर्तन है, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। इन दोनों बर्तन में दूध पानी का अनुपात दे रखा है मिश्रण का। बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर नए बर्तन में रखा जाता है। इसका मतलब इसमें से जितना निकाला उतना ही इसमें से निकालकर नए बर्तन में रखा जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा वो बताना है, ठीक है। इसमें ना एक तरीका अपनाते हैं, बराबर मात्रा में निकाला जाए उस परिस्थिति में एक तरीका अपनाते हैं। पहले बर्तन, दूसरा, तीसरा, जितना भी बर्तन होता है, सारे बर्तन में उनके अनुपातों का योग देखते हैं। तो 3 + 2 कितना हो रहा है? 5। 4 + 1 कितना हो रहा है? 5। जितने भी बर्तन है सब में दूध पानी का अनुपात का योगफल अगर देखा, अगर वो बराबर आ गया तो इससे आसान और कुछ नहीं है। तो मिल्क को जोड़ दो, मिल्क को जोड़ दो और नए बर्तन में रख दो। 4 3 7 यहाँ रखा। वाटर को जोड़ दो,
और नए बर्तन में रख दो, तो ये 7:3 का अनुपात बन जाएगा नए बर्तन में दूध और पानी का। ठीक है, नए बर्तन में दूध और पानी का 7:3 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, नए बर्तन में। समझे? अब सवाल ये उठता है कि सर जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन में दूध पानी के अनुपात का अगर योगफल बराबर ना हो तो, मान लो 3:2 है, 4:1 है, तो यहाँ तो 3 + 2 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो बराबर हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क मिल्क को जोड़ दिया, वाटर वाटर को जोड़ दिया, और जितना आया अगर वही साधारण है अनुपात में तब तो ठीक है, नहीं तो उसको सिंपलेस्ट बना लेंगे, दोनों में कुछ कॉमन जो आएगा उससे काट कर। लेकिन अगर ये सेम नहीं होगा तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन देख लो अभी, 4:3 है पहले बर्तन में और दूसरे में 2:1 है दूध पानी का। क्या इसका सम कितना है? 7, इसका सम 3। अब बराबर है नहीं, 3 को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो, 7 को 3 से गुना करो, मतलब इसके योगफल को दूसरे के योगफल से गुना करो, 7 को 3 से और 3 को 7 से। अनुपात में भी 3 से किया तो इसको भी 3 से। अब नया बना लो, 4 तिया 12 और 9, इसको सिंपलेस्ट नहीं करेंगे, 7 दूनी 14 और 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब देखने से लग रहा है 12 9 21, 14 7 21 बराबर हो गया, 14 7 21, 12 9 21 बराबर हो गया ना। अगर ये इसका सम बराबर हो जाए, मिल्क मिल्क को जोड़ दो, नए बर्तन में रखो, तो 12 14 कितना हो जाएगा? 26। वाटर वाटर को जोड़ दो, नए बर्तन में रखो, 9 7 16, तो 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, तो 13:8। क्या बन गया बताओ? 13:8। ठीक है, क्या बन गया? 13:8। ठीक है, तो अगर बराबर नहीं है योगफल तो बराबर कर लेना, फिर मिल्क मिल्क को जोड़ देना है, वाटर वाटर को जोड़ देना है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो। जैसे यहाँ देखो 3 बर्तन है, कंडीशन वही है सारा कुछ, 5:2, 2:1, 4:3। इसका योगफल 7, इसका योगफल 3, इसका योगफल 7, तो 7 3 7 का एलसीएम ले लो तो 21 होगा। 21 करने के लिए इसको 3 से, तो अनुपात को भी 3 से, इसको 7 से, तो इसको अनुपात को भी 7 से, इसको 3 7 है, 7 21 करेंगे 3 से, तो इसको भी 3 से, है ना। अब नया बना लो, तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, है ना, 15 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो गया ना। अब इसमें जो था पहले उसको हटा दो, है ना। अब जो बराबर किया, देखने से भी लग रहा है आप सबको, देखने से भी लग रहा है आप सभी को कि जब बराबर किया तो 15 6 21 हो गया, देखो 7 21, 14 7 21, 12 9 21। अब सबको जोड़ दो, 15 14 29 और 12 41, सारे मिल्क मिल्क को जोड़ दो, फिर सारे वाटर 6 7 6 13 और 9 22, तो दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा? तो 41 और 22 का बनेगा। क्या बनेगा? 41 और 22 का बनेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देखो 3:1 है और 2:1 है, लेकिन इसको ना बराबर मात्रा में नहीं निकाला जा रहा, 8:9 के अनुपात में निकाला जा रहा है। देख रहे हो, 8:9 के अनुपात में निकाल कर नए बर्तन में रखा जा रहा है। इसमें एक तरीका अपनाएंगे, जिस अनुपात में निकाला जाए, 2 बर्तन हो 3 बर्तन हो जो भी हो, तो इसमें ना जिस अनुपात में निकाला जाता है 8:9 का मतलब पहले से 8 भाग तो दूसरे से 9 भाग, पहले से वाटर 8 भाग तो इससे 9 भाग, ऐसे।
तो जब भी ऐसा जिस अनुपात अगर बराबर मात्रा में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अभी किया था, लेकिन अगर जिस अनुपात में निकाला जाए ना, उस अनुपात के पहले भाग को पहले बर्तन से मिलाओ और दूसरे भाग को दूसरे से, तीसरा होता तीसरे से। कैसे? तो 3 + 1 कितना? 4। 4 किसके बराबर है? 8। तो दुगना होगा, इसको भी दुगना कर दो और इसका नया अनुपात लिख दो। 3 दूनी 6 है ना, 4 दूनी 8 है, तो 3 दूनी 6 और 2। फिर देखो 2 + 1 3, 3 का कितना गुना है? 3, 9। 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करो। 3 दूनी 6 और 3। अब देखो देखने से भी लग रहा है 6 2 8 और 9। अब बराबर मात्रा में नहीं निकला, ये 8 तो ये 9। अगर ऐसा हो गया तो अब मिल्क मिल्क को जोड़ दो, 6 6 12, वाटर वाटर जोड़ दो, 2 3 5। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, ये समझना है। समझ गए? यही इसका आंसर होगा, ये समझना है। देखो फिर से यहाँ देखो 3 बर्तन है, आप देख सकते हो सब लोग। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में निकाला गया है? तो 10:9:5 के अनुपात। फिर से 3 + 2 5। 5 का कितना गुना है? डबल है ये, इसको भी डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा? 6 और 4। ये 2 + 1 3, 3 का 3 गुना है, मतलब दूसरे वाले भाग को दूसरे बर्तन से, तीसरे को तीसरे से। 3 गुना तो इसको भी 3 गुना करो, 3 दूनी 6 और 3। ठीक है, 3 + 2 कितना? 5। 5 का 1 गुना 5 है तो इसको भी 1 गुना करो, तो बात बराबर है, तो 2:3। अब मिल्क मिल्क को जोड़ दो, 6 6 12 2 14, 4 3 7 3 10, 7:5। 7:5। ठीक है, फिर देखिए अभी आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। फिलहाल अभी इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको कर लेते हैं ठीक। कुछ नहीं, मीटर लिखा गया है जबकि लीटर होना चाहिए, लीटर है ना, इसके जगह पे लीटर। ठीक है, अब देखो अब प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में दूध और पानी 4:1 में है। ठीक है, इस बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। ध्यान रखना 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, मिश्रण, मिश्रण मतलब दूध पानी मिलाकर, और उसको पानी से भर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी पानी भर दिया जाता है, पानी। तो पानी कितना भर दिया जाएगा? जितना मिश्रण खाली हुआ उतना ही। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कोई भी बर्तन है, कोई भी बर्तन, जैसे ये बर्तन है देखो, इस बर्तन में अगर दूध पानी था का मिश्रण था, तो दूध पानी के मिश्रण में अगर एक बूंद भी यहाँ से निकालें, तो अगर 4:1 के अनुपात में था पहले से दूध पानी, तो एक बूंद जो निकला ना, उसमें भी 4:1 के अनुपात में दूध और पानी निकलेगा, और जो बचेगा वो भी 4:1 के अनुपात में बचेगा, बशर्ते जब तक कुछ उसमें डाला ना जाए। इसका मतलब 10 लीटर जो मिश्रण निकला उसके कारण कितना मिल्क निकला, कितना पानी निकला? तो 4:1 में निकला। 4 + 1 कितना? 5। 5 का कितना गुना? 10, 2 गुना। अलग अलग 2 गुना कर लो, इससे फायदा हुआ
इससे फायदा होगा 8 लीटर और 2 लीटर, इससे फायदा होगा 8 लीटर और 2 लीटर। ठीक है, इससे ये फायदा होगा। अब इससे ये फायदा हुआ, उससे फायदा अब क्या हुआ देखो, अब दूध और पानी का अनुपात 4:1 था। मान लो इसमें x शामिल है तो ये 4x होगा और ये x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क से मिल्क निकलेगा, 4x में से 8 लीटर मिल्क निकला, पानी से पानी निकलेगा। क्या डाल दिया गया, किससे बदल दिया गया, तो 10 लीटर मिश्रण निकाल कर जितना खाली हुआ 10 लीटर उसको पानी से भर दिया गया, तो पानी 10 लीटर मिलाया गया, तब अनुपात 2:3 हो गया। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लो, शुरुआत में कितना दूध कितना पानी है निकल जाएगा। अब देखो 4x - 8 बटे x + 8 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12x - 24 बराबर 2x + 16, ये कितना हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 40, x बराबर 4। x का मान अगर 4 आ गया तो 4x बराबर कितना होगा, 4 × 4 16, है ना, x बराबर 4, 16 लीटर और 4 लीटर शुरुआत में रहा होगा, 16 लीटर और 4 लीटर शुरुआत में रहा होगा। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और बत्तख हैं, अगर सिरों तथा पैरों की संख्या क्रमशः 180, मतलब सिर मतलब माथा, हेड कितने हैं 180, और लेग पैर कितने हैं 448। अब ये बताइए, इस प्रश्न में ये इंफॉर्मेशन है, अब इसमें कौन से दो जानवर है, हिरन, हिरन कितने पैर वाला है 4 पैर वाला, और बत्तख 2 पैर वाला, बत्तख के पास 2 पैर होता है, इन दोनों के पास एक एक हेड होगा ना, एक एक माथा होता है ना, यानी 180 सिर है, इसका मतलब 180 जानवर है टोटल। अब ये पता करना है कि चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या कितनी है, हिरन कितने हैं। इसमें ना एक तरीका अपनाते हैं, मान लो कि जो 180 जानवर हैं सब के पास 4-4 पैर है ना, सब हिरन है मान लो, तो 720 पैर होते टोटल, 720 पैर में 448 पैर माइनस कर दो, तो देखो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 52 और 72 और 272 होगा, तो 272 पैर बच गए। अभी हमने 4 पैर वाले का यूज किया पैर, तो किसके पैर का यूज नहीं किया, बत्तख का, तो 272 जो बच गया उसमें 2 पैर वाले जानवर से भाग लगा दो, 2 पैर 2 से भाग लगा दो, क्योंकि 4 पैर वाले का यूज किया, 2 पैर वाले का नहीं, तो 136, ये 136 क्या होगा, तो 2 पैर वाला क्या है बत्तख, तो 136 बत्तख होंगे। किसका पूछ रहा है, चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या, हिरन की संख्या कितने होंगे, की संख्या जो होगा 180 में से 136 माइनस करेंगे तो 44 होंगे, 100 है ना, तो कितने हो जाएंगे 44 होंगे। समझ गए, कुछ देखो आप, कुछ PYQ कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, 3 बिंदु PQR एक सरल रेखा पर इस प्रकार है कि PQ अनुपात QR है, तो ऐसे है देखो, मान लो Q है, P है और R है ना, PQ अनुपात QR है। ठीक है, तो PQ अनुपात QR का मतलब होता है 3:5, तो PQ + PR पूछ रहा है, तो ये बताओ
ये तो पी क्यू है, ये कितना है 3, और क्यू आर कितना है 5, है ना, ये कितना है 5। तो पी आर कितना होगा, पी आर कितना होगा 8 होगा, 3 + 5। तो पी क्यू अनुपात पी आर अगर होगा तो एक तो 3 होगा और ये 3 + 5। पी आर का मतलब क्या होता है, पी क्यू प्लस क्यू आर, 3:3 + 5, 3:8। एक तो ये हो गया। कह रहा है पी क्यू और क्यू आर का के संभाव्य मानों की संख्या n है, एक तो ये होगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, देखो P है, Q है और R, पी क्यू के बीच में 3 है और क्यू आर कितना है 5 है। तब भी तो इसका इस सीक्वेंस थोड़े ना कहा था कि आगे पीछे नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो 3 और 5 है, तो पी क्यू और पी आर क्या होगा। अब देखो ये पूरा 5 है और ये 3 हो गया, तो ये बचा कितना 2। तो यहाँ से पी क्यू और पी आर कितना होगा, पी क्यू तो 3 हो गया और पी आर कितना हो गया 2। तो जो n है n 2 हो गया ना, एक n 3:8 हो सकता है पी क्यू और पी आर का अनुपात, और दूसरा 3:2 भी हो सकता है, तो 2 होगा। n का मान कितना होगा 2 होगा, n का मान कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको। तो ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर के क्वेश्चन हमने किए, टिक्के वाले क्वेश्चन किए जो बेसिक है, फिर समानुपाती करके देखा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कुछ कराए भी, कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।